कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग व्हीट स्टोन सेतु आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले क्या पढ़े थे, किरचॉफ के लॉ पढ़े थे, उनके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दिए। बाकी आपको और भी न्यूमेरिकल अगर चाहिए तो बताइएगा, और भी कराएंगे। तो आज पढ़ते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज भी बनाया जाता है व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर। तो आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में इसके प्रिंसिपल पर, जो व्हीट स्टोन सेतु के प्रिंसिपल पे जो मीटर ब्रिज बनाया गया उसको पढ़ेंगे कि कैसे उससे हम अननोन रेजिस्टेंस को निकालते। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे CF व्हीट स्टोन, जिन्होंने क्या बनाया, 4 रेजिस्टेंस के आधार पे एक ऐसा सर्किट तैयार किया। सर्किट क्या था, कितने रेजिस्टेंस थे, 4 है ना। ये हो गया A, ये कितने रेजिस्टेंस है। फिर इनको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस थे, R1, R2, R3 और R4। अब इन 4 रेजिस्टेंस मैंने नाम दे दिया A, B, C, D। यहाँ बैटरी लगा दी। अब जब बैटरी से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, ये करंट जाएगी I। अब I यहाँ पे जंक्शन, किरचॉफ के पहले नियम से क्या होता है, जब भी कोई जंक्शन संधि मिलती है तो वहाँ पे करंट क्या हो जाती है, धारा का बंटवारा हो जाता है। तो अब ये I कितनी दिशाओं में जाएगी, पहले I चल रही थी I, अब I कितने दिशाओं में टूटेगी, इन 2 दिशाओं में I निकलेगी। तो I का बंटवारा होगा, और जब I का बंटवारा होगा तब ये हमने मान लिया यहाँ I1 जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगी I2। इसके बाद इसमें एक और जोड़ते हैं, उसको क्या जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर। इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का। ये जाकी के, ये सुई के साथ इसको हम, ऐसा सिस्टम होता है कि हम इधर उधर खिसकाया घटाया बढ़ा सकते हैं जाकी के द्वारा। ठीक है, तो अब समझो। अच्छा, हमको हमेशा पता है कि करंट किधर से किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा करंट धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। और धारा तभी प्रवाहित होती है जब दोनों के बीच में हम लोग विभवांतर बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, R1, R2, R3, R4। हमने कहा यहाँ बहने वाली करंट हम मान लेते IG। अगर यहाँ I1 फ्लो हुई, यहाँ I2, फिर जंक्शन मिलेगा, जंक्शन पे धारा का बंटवारा होता। यहाँ कुछ धारा इधर जाती, कुछ इधर, यहाँ जंक्शन मिलता, हो सकता धारा इधर से इधर जाती कुछ, और कुछ ऐसे जाती। तो हम लेकिन किस कंडीशन पे लाते हैं, देखो हमने कहा, मान लीजिए हमने इनके बीच कुछ भी पोटेंशियल लगाया, क्योंकि पोटेंशियल क्रिएट करा है किससे, एक सेल के द्वारा। हम मान लो इस सेल के द्वारा यहाँ 10 वोल्ट का लगाते, तो यहाँ कितने वोल्ट का इनके बीच का लगता है, 10। सुविधा के लिए हम इसको 10 ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 10 वोल्ट का लगाया है। यहाँ पे कितना मानेंगे, 0। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपस में, ये दोनों आपस में सीरीज, लेकिन ये अगर मान लीजिए ये ना होता तो क्या होते, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ इनके बीच के पोटेंशियल सेम होते। हमने कहा यहाँ पे हमारा 10 है, अब ये घटते घटते यहाँ पे 0 होगा, इधर भी 10, 8 मतलब 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगा। तभी यहाँ पे 0 हुआ है पोटेंशियल। ऐसे कि कोई भी मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के बीच में अगर हम जब भी विभवांतर लगाते हैं A, और ये हो गया हमारा B, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। लेकिन घटेगा कैसे, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसे ना। और करंट हमेशा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगी। ये याद रखना हमेशा कंडीशन, हमेशा उच्च विभव से करंट निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती। मान लीजिए मैंने जोड़ा, इसको घटाते गए 10, 8, 7 या करके, हम मान लो ये पोजीशन इस समय होती 6, फिर 4, 5, नहीं 4 के बाद 3, 2, 1, 0 है। यहाँ भी घटता चालू हुआ, 10 के बाद 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। हम कह देते मान लीजिए यहाँ 5 होता, तो बताओ कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, ये उच्च विभव पे है, ये निम्न विभव पे। और करंट किधर से फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो, हाई पोटेंशियल याद रखिएगा टू लो पोटेंशियल। हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो होगी, उच्च विभव से निम्न विभव। करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, है ना, निम्न विभव की ओर बहती है ना। धारा सदैव क्या होती है, उच्च विभव से। तो ये उच्च विभव पे, हाई पोटेंशियल पे ये लो, तो करंट अब ये जाएगी तो ऐसे फ्लो होगी, तो एक ही बार में फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर में सुई लगी हुई होती है, ये ऐसे
अब ये किधर घूमेगी, जब इधर का है तो ये ऐसे घूमेगी। अब ये अगर उसके बाद तो सुई दोनों तरफ घूम सकती थी, एक बार ऐसे जा सकती है एक बार ऐसे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, सुई किधर भी घूम रही हमको लेना देना नहीं। हमको क्या देखना है कि ये सुई शून्य विक्षेप की स्थिति में आए, नल पॉइंट पे आ जाए। तो एक बार जब ये अधिक था ये कम था तो इसमें तब भी इसका विक्षेपण हुआ, एक बार ऐसे गई। और अगली बार देखो दोनों कंडीशन थी, हम अगर 2 सेल लगा दें, ये एक सेल ये हो गया, दूसरा ये, इसको भी प्लस रखें, इसको भी, यहाँ गैल्वेनोमीटर को लगा दें तो गैल्वेनोमीटर में सुई होती, ये इस प्रकार का होता है, ये बीच में 0 होता है, इधर भी करंट होती है, इधर भी होती है, ये ऐसे पॉइंट। अब अगर ये प्लस एक बार फ्लो कराएं तो क्या कराएगा, ये ऐसे बहेगी तो ये इसको इधर मोड़ेगा। अगली बार अगर हम इससे भी करंट फ्लो करा दें तो ये इसको किधर मोड़ना चाहेगा, इधर की ओर मोड़ना चाहेगा। हम कहते हैं इधर हमने 10 वोल्ट का लगाया और ये 5 वोल्ट का ही हो, तो अब तुम लोग बताओ ये ज़्यादा है तो ये वाली ही फ्लो होगी, इसकी डायरेक्शन में सुई नहीं मुड़ेगी, तो करंट किधर फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये, क्यों, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पे है, ये उच्च विभव ये निम्न विभव, और तुमको पता है कि उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर धारा बहती है। तो ये कैसे घूमेगी, तो उस समय ये ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगी। अगली बार ये 10 था, हमने इसको बढ़ा के 15 कर दिया, अब ये ज़्यादा हो गया तो ये कैसे घूमेगा, इस बार इधर घुमाएगा। लेकिन ये इस सफ़र में हम क्या देखते हैं कि एक बीच में एक पॉइंट आता है, वो क्या, उसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, और इसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, तो इस नल पॉइंट पे एक बार सुई आएगी, वो कब आएगी, जब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ भी 10 लगाया, यहाँ भी 10, अब दोनों सेम पे हो गए, दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो गए, दोनों के विभव समान विभव पर आ गए, तब हम देखते हैं कि ये किधर भी नहीं घूमती। तो हमको समझ में आ गया कि एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा को हम IG कहते हैं, उस समय ये कितनी होगी, 0 होगी। कब होगा, जब दोनों इक्वल हों, मतलब ये VB और ये VD था। 3 कंडीशन हो सकती थी, कौन कौन सी कंडीशन हुई, पहले इस समय हम देख रहे हैं VB ज़्यादा है, VB बड़ा है, किससे बड़ा है, VD से। बताओ ये उच्च विभव हाई और ये लो, करंट बहेगी कि नहीं बहेगी, करंट बहेगी। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी अर्थात करंट क्या हुई हमारी, करंट फ्लो हुई। अगली बार हमने कहा कि हमने इसको 5 कर दिया, ये घटा बढ़ा के देखे, इस समय ये 6 की स्थिति में था, अब भी हाई है, अब ये वाला हाई हो गया, ये लो हो गया, तब इस समय VD बड़ा है, VB छोटा है, तब भी करंट फ्लो होगी। इन दोनों भी स्थिति में क्या पोटेंशियल आपस में बैलेंस है, नहीं बैलेंस। क्यों, क्योंकि दोनों समान। बैलेंस कब कहा जाता है, संतुलन की अवस्था कब होती है, कि जब दोनों विभव क्या हो, समान स्थिति में हो, और यहाँ दोनों कैसे हैं, असमान है। और जब भी दोनों अनबैलेंस हैं तो करंट फ्लो हो रही। तो एक कंडीशन कैसी है, अनबैलेंस की स्थिति है। पहली कौन सी स्थिति है, अनबैलेंस्ड, है ना। और अनबैलेंस की अवस्था में क्या हो रही, करंट फ्लो होती है। करंट क्या होती है, फ्लो होती है। क्यों, क्योंकि VB डज नॉट इक्वल टू VD। अब कौन बड़ा है कौन छोटा, हमको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन करंट फ्लो हो रही। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, समान विभव की स्थिति में नहीं। अगली बार हम क्या देखते हैं, देखो अगली बार समझना, हमने फिर इसको 5 कर दिया, यहाँ भी एक ऐसी स्थिति मिली है कि ये भी 5 हो गया, ऐसे खिसकाया ऐसे बढ़ाया, इसको हम बड़ा घटा के बराबर कर रहे हैं, या एक फिक्स हो गया दूसरा घटा बढ़ा रहे। हमने कहा ये 5 ही था, मान लो इसको हमेशा फिक्स रखते, इसी को घटा बढ़ा के देख रहे थे। जब इधर ये इधर लाते थे, ये क्या गया नीचे, कोई बात नहीं, ये 5 पे ही फिक्स है, हमने इसको घटा बढ़ा के देखना है। ये इस समय 6 पे था तो करंट कैसी जाएगी, ये हाई टू लो, तो ऐसे फ्लो होगी। अगली बार हम इसको ऐसे घुमा के ले आए, अब ये इधर घटेगा ही पोटेंशियल, ये 4 पे आ गया तो करंट इधर से फ्लो हो रही। लेकिन हमने ढूंढते ढूंढते कैसी स्थिति पे लाए, जब D पे, जब क्या था, ये भी 5 पे था, ये भी 5 पे, मतलब VB इक्वल टू किसके था, VD के। और उस समय दोनों किस अवस्था में थे, बैलेंस की अवस्था में थे। इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं, और 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। और इस ब्रिज किस अवस्था में आ जाता है, बैलेंस की अवस्था में। कैसा आ जाता है, बैलेंस। इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज कैसा होता है, बैलेंस। ठीक है, तो VB इक्वल टू किसके हो गया था, VD। और ये कौन सी अवस्था हुई थी, बैलेंस की। क्या हुई, बैलेंस। तो एक अनबैलेंस और ये बैलेंस। बैलेंस में क्या होती है, करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, करंट फ्लो
नहीं होती है। हमको दोनों कंडीशन नजर आई। हमको किस कंडीशन में रखना है? इसी स्थिति में जब VB इक्वल टू किसके हो? VD के। इन दोनों पॉइंट के विभव आपस में बराबर होंगे, तब IG में करंट फ्लो नहीं होगी। IG इक्वल टू कितना होगा? 0। तब ये हो या ना हमको कोई मतलब नहीं। उस समय क्या होगा? जितनी I1 इधर गई है उस समय इस I1 का बंटवारा यहाँ पे नहीं होगा। तो जब I1 का होगा ही नहीं तो यहाँ भी कितनी निकलेगी? I1 ही निकलेगी। गुड। यहाँ से अगर I2 गई है तो कितनी निकलेगी? I2 ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ धारा का बंटवारा नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो I1 I2 का बंटवारा नहीं हुआ। अब हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का कौन सा नियम? दूसरा नियम। देखो लूप हमको नजर आ रहा है, एक लूप ये, एक लूप ये, एक ये भी, हमको उससे नहीं मतलब, हम केवल 2 लूप देख रहे हैं। कौन कौन से? एक ये और एक ये। तो दोनों लूप में हम लोग क्या देखते हैं? किसका नियम लगाएंगे? किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। और जब किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो देखो क्या होता है, बात समझिएगा। किरचॉफ का नियम लगाएंगे, लूप इन अ लूप, कौन सा लूप? ABDA, लूप ABDA में आप लोग बताइए क्या होता है? ये हमको डायरेक्शन लेनी, हमने एक डायरेक्शन चुन ली, ये हमने डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ली। ये देखो सेम डायरेक्शन में करंट भी बह रही है और यही डायरेक्शन कैलकुलेशन की, तो ये किस में होगा? समान होगा। तो I1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? R1 से। फिर पॉइंट B पे पहुंचे, कुछ नहीं था, IG कुछ भी होता, रेजिस्टेंस होता, लेकिन इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये कितना हो जाएगा? 0 होगा। प्लस हमने कह दिया 0। फिर इस पॉइंट पे आए, फिर यहाँ से ऐसे चलना चालू किए। अब करंट की डायरेक्शन ये और तुम ऐसे ले रहे हो, तो दोनों अपोजिट हैं, तो कैसे होंगे? माइनस में होगा। और इस समय कितना माइनस में? I2 R3। फिर अपने उसी पॉइंट पे आ गए और हमको पता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम, लूप का नियम क्या कहता है कि इनका सम आप जो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना होगा? 0 होगा। हमने 0 रख दिया, तो ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R3 हो गया। अब I1 अपान I2 का जब मैंने रेशियो किया तो कितना आया? R3 अपान R1 आया। इक्वेशन 1 बनी। फिर मैं इस दूसरे लूप में चल रहा हूँ, मैंने लूप लिया, लूप BCDB, इन अ लूप BCDB ना। इसमें क्या? इसमें भी हमने वही डायरेक्शन ले ली ऐसे। अब करंट की डायरेक्शन वही थी, तो I2 को किस, सॉरी ये I1 था ना, इसमें कितनी जा रही? I1 को किससे मल्टीप्लाई कराए? I2 से। I1 R2 प्लस नहीं होगा। देखो ये डायरेक्शन ऐसी, हम यहाँ से यहाँ आए और हमको लेना कैसे पड़ रहा है? डायरेक्शन ऐसे उल्टी, तो कितना हो जाएगा? I2, ये हमारी रेजिस्टेंस कौन सा? R4, तो क्या होगा? माइनस I2 R4। इसको फिर 0 रखोगे, फिर उसी पॉइंट पे आओगे, सम ऑफ 0 होगा। और ये 0 रखो या ना रखो, तो उसको उधर भेजे, तो कितना हो गया? I2 R4 हो गया। इनका भी रिलेशन लिए, I1 अपान I2 इक्वल टू R4 अपान R2। इक्वेशन 2 हमको दिख रहे हैं कि I1 अपान I2, तो इन दोनों इक्वेशन के आधार पे 1 और 2 किसके होंगे? इक्वल, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, कंपेरिजन इक्वेशन 1 एंड 2, उससे हमको क्या पड़ रहा है? चल रहा इक्वेशन 1 किसके इक्वल होगा? इक्वेशन 2 के। आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? ये हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, नजर ही आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है। इधर वाला पीछे, इधर भी नीचे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या पता चला? दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने पे हमने क्या किया? R3 अपान R1 इक्वल टू किसके? R4 अपान R2 के। हमने इनको बैलेंस कर लिया। फिर से बैलेंस किस आधार पे कर रहे हैं? ये R1 R2 हैं, तो R1 को इधर भेज दें, R4 को इधर ले आओ। तो R1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान क्या हो जाएगा? R4। तो हमको क्या नजर आ रहा है? R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। लेकिन ये कब काम करता है? व्हेन कंडीशन कौन सी है? IG इक्वल टू 0। जब IG 0 होगा
तभी ये नियम लगेगा, और IG अगर 0 नहीं है तब ये नियम काम नहीं करता। और इसके प्रिंसिपल के आधार पे मीटर ब्रिज बनाया जाता है। आप लोगों को अगली क्लास में देखो, यहाँ से हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पता होता, अगर कैसे इसमें से हम लोग रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं इनके रेशियो के आधार पे, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो हम लोग आपको बिल्कुल बाकायदा समझाएंगे, ठीक है। अभी इस प्रिंसिपल के आधार पे क्या बनाया जाएगा, मीटर ब्रिज। इसके प्रिंसिपल के आधार पे मीटर ब्रिज वर्क करता है। क्या करता है, मीटर ब्रिज, जो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम आता है। किसको, अज्ञात रेजिस्टेंस, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण बनाया गया, उसका क्या नाम है, मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर सेतु हिंदी में कहते हैं। तो इस मीटर सेतु को आपको अगली क्लास में बोर्ड में एक ना एक आता जरूर है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है दोनों साथ में जोड़ देते हैं, तो लांग में आता है कि व्हीटस्टोन सेतु और उसके आधार पे मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, पूरा सचित्र वर्णन करिए, है ना। तो आप लोग पूरे दोनों डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया बाकायदा दिखा के पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए आज की क्लास को बाय करते हैं। कल हम लोग यही मीटर ब्रिज, अगली क्लास में मीटर ब्रिज को पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से कैसे EMF दो सेलों के बीच का निकालते हैं, कैसे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्लास में आता है बोर्ड में, कभी ना कभी किसी न किसी सेट में देते रहते हैं। तो आप लोग अगर इसको पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको लगभग पूरे नंबर मिलेंगे, और मैं इसी उज्जवल भविष्य की आपकी आशा करता हूं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। सभी को थैंक यू।